हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन को ऑब्जर्व किया था और उसके अंदर हम लोगों ने एक बेहतरीन सी चीज डिस्कवर करी थी। चाहे वो टॉर्क हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना हो, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ये चीज हमें हर जगह निकल कर आ रही थी और इस चीज को फिर हम लोगों ने नाम दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे, बट इसके लिए हमारी जो प्री रिक्विसाइट रहने वाला है, यानी कि जो चीज हमें अच्छे से आनी चाहिए, वो है आपका कैलकुलस। अब कैलकुलस में मैं यहाँ फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहा हूं। कैलकुलस का असली मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन चीजों को फील कर पाएंगे। और यहां पर यूनिफॉर्म बॉडीज जो होती हैं या फिर आपका जो कंटिन्यूअस बॉडीज होती हैं, उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो, जो ये मैथमेटिक्स है, ये हमारे लिए एक भाषा की तरह है जिसके जरिए हमें नेचर से कम्युनिकेट करना है। और जब हम नेचर से मैथमेटिकली बात करते हैं, जवाब नेचर हमें खुद ब खुद दे देता है। और यहां हमारी भाषा होने वाली है कैलकुलस, यानी मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो जीरोस की दुनिया के साथ डील करता है, जहां पर हर चीज की वैल्यू जीरो होती है। उन चीजों का हमें यहां पर यूज करना है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अगर अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और कैलकुलस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो प्लीज इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। बल्कि आप इस वीडियो पर जाके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पहले कैलकुलस को ऑब्जर्व करो, क्योंकि कैलकुलस एज ए लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए। मैं यहां अगेन क्लैरिफाई कर दूं, मैं फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसके एक्चुअल मीनिंग की। हम लोग अमूमन फॉर्मूलाज के रास्ते ही आगे बढ़ते हैं और जिसकी वजह से ही हमारी फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट होती है। बट हमें अगर उसका एक्चुअल मीनिंग पता होगा, मैथमेटिक्स नेचर की लैंग्वेज है, हम उसी लैंग्वेज के जरिए बात करेंगे, जवाब नेचर हमें खुद ब खुद देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जब आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कैलकुलस को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, उसके मीनिंग को आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो, तब आप इस चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग इस लेक्चर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। रॉड का रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर रिंग, और आपका सेमी सर्कुलर प्लेट और सिलेंडर का हम लोग यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या? अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन पे जाएं, लास्ट लेक्चर की जो रोटेशनल मोशन का लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पाया था कि मास होना चाहिए और जिस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है। देखो, रोटेशन के दौरान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां पर जिस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। कोई भी पार्टिकल अगर आपका होगा, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी बॉडी ले लो, अगर मान लो वो इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और मैं ये वाला पार्टिकल ले लूं, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी? आपकी सर्कुलर पाथ होगी। तो इसका जो आप डिस्टेंस लोगे, उसको आप क्या स्पेसिफाई कर रहे थे? रेडियस। तो उसको आप उस पार्टिकल के रेडियस की तरह ले रहे थे जिस सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर उसी रेडियस का स्क्वायर करना है और उसके मास से आपको मल्टीप्लाई करना है। एंड यही काम हर पार्टिकल के साथ करके जब आप उन सबको ऐड कर दोगे, यानी कि समेशन, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली हमें अपनी राह पता है कि किस राह पर हमें चलना है। अब उस राह पर हमारे लिए जो चैलेंज आएगा वो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए आएगा, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लेते हैं एक 3 पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, जिसमें एक पार्टिकल आपका ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, तीसरा पार्टिकल ये रहा। ठीक है, और अब पार्टिकल है हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए? अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो हमें सबसे पहले चाहिए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं यहां पर अपने लिए एक एक्सिस बना लेता हूं कि इस एक्सिस पर ये रोटेट कर रही है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इसी एक्सिस को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पुट करता हूं और अपने लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं, जिसमें मैं अपनी वाई एक्सिस को एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज करूंगा। और ये बन गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। तो इस वक्त ये जो थ्री पॉइंट मास सिस्टम है, ये किसको रोटेट कर रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, जिसको अगर आप देखोगे तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा, इसका सर्कुलर पाथ कुछ इतना बड़ा होगा और इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं और ये एक सिस्टम है। तो अब क्योंकि मेरे पास मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। इसका x1 y1, लेट से इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब रोटेशन के दौरान आपके लिए कोऑर्डिनेट्स मायने नहीं रखते हैं, आपके लिए रेडियस मायने रखता है, क्योंकि यही चीज हमने डिस्कवर करी है, हमने नहीं बनाया है। नेचर में हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें दिखाई दिया कि वहां पर रेडियस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इसको आपको थोड़ी देर के लिए एज अ कंबाइन करके दिखाता हूं, ये आपका एक ट्रायंगुलर बॉडी की तरह लगेगा जिसमें तीनों मास आपस में अटैच्ड हैं। ये चीज एज अ बॉडी के अंदर, ये लाइन जो है बॉडी का पार्ट नहीं है, बस शो करने के लिए। अब ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा घूम रहा है। तो अब यहां पर इनके रेडियसेस को अगर मैं देखूं अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो इसका रेडियस ये आएगा, इसका रेडियस जो है वो ये आएगा और इसका रेडियस आपका ये रहा।
तो सिंपल, आपको क्या करना है, मास मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, यही चीज हमें निकालनी है क्योंकि यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या हम कहें कि हमने इस चीज को ही नाम दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें यही निकालना पड़ेगा। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अलोंग y एक्सिस, जो आपका रोटेशन का एक्सिस है, मैंने यहां पर y इसीलिए लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा m1 मल्टीप्लाई उसके रेडियस का स्क्वायर। तो इसका रेडियस क्या होगा, अगर यहां पर मैं कोऑर्डिनेट्स की मदद से रेडियस निकालने की कोशिश करूं तो रेडियस आएगा मेरा x1, ये लेंथ मेरी किसके बराबर है, x1 के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा x1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये लेंथ मेरी x2 के बराबर होगी, आप यहां पर देख सकते हो x2 के बराबर है, और सिमिलरली ये लेंथ मेरी x3 के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा m2 x2 का स्क्वायर प्लस m3 x3 का स्क्वायर। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कितना सिंपल है देखो। अब बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि हमारा x एक्सिस हमारा रोटेटिंग एक्सिस है, तो अब ये जो ट्राइंगल है ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये ऐसे जाएगा और रोटेट करके वापस आएगा, तो इसके लिए जो रेडियस हो जाएगा, अब वो रेडियस देखो वो कुछ इस तरह से शो होंगे हमारे पास। तो यहां पर रेडियस है y1, यहां पर रेडियस है y3, यहां पर रेडियस है y2। आपका काम यहां पर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस विल बी m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर। काम खत्म। अब बढ़ते हैं आपके z एक्सिस को लेते हैं, ठीक है। अब z एक्सिस कौन सी है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये वाली लाइन जो होगी हमारा, ये जो आपकी तरफ आ रहा है एक्सिस आ रहा है, ये आपका z एक्सिस होगा, और ये पूरा ट्राइंगल कुछ इस तरह से रोटेट करेगा इस एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर हमारा रेडियस क्या होगा, तो अब जरा पहले सॉल्यूशन पे डायरेक्टली नहीं जाना है, हमें नेचर से बात करनी है। तो अगर मैं देखूं ये पूरा ट्रायंगुलर फिगर इसके अलोंग, इस मार्कर के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इनके रेडियसेस क्या होंगे, तो रेडियसेस को अगर मैं देखूं तो इसका रेडियस ये वाली लाइन होगी, उसका जो रेडियस होगा वो ये वाली लाइन होगी, और उसका जो रेडियस होगा वो ये वाली लाइन होगी, और ये तीनों रेडियसेस हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इसका जो ये r1 रेडियस है, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसका रेडियस क्या बन जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वाला रेडियस कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। अब हम यहां पर iz निकालते हैं, जो कि निकल कर आएगा m1, इसका रेडियस ये रहा, उसका स्क्वायर करूंगा अंडर रूट हट जाएगा, तो देखो यहां क्या आया, m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस m2, सिमिलरली इसके साथ करूंगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, एंड देन यहां पर आया m3 x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये रिजल्ट है, लेकिन हमेशा हमने एक चीज जानी है ना, हर सवाल के जवाब के साथ एक नया प्रश्न आता है या फिर एक नई ऑब्जर्वेशन आती है। तो अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं तो यहां iz के अंदर मुझे एक चीज नजर आ रही है, m1 x1 स्क्वायर, m2 x2 स्क्वायर, m3 x3 स्क्वायर, और ये m1 तो इससे भी मल्टीप्लाइड है, तो m1 y1 स्क्वायर, m2 y2 स्क्वायर, m3 y3 स्क्वायर, और जरा ix और iy को अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि दिस इज इक्वल टू ix प्लस iy। अब देखो ये एक ऑब्जर्वेशन है, दिस इज नॉट अ थिंग टू लर्न, दीज आर द थिंग्स टू ऑब्जर्व। हमने ये चीज बनाई थोड़ी है कि हमने कहा ऐसा होगा, हमने चीजों को डिस्कवर किया है, और यहां पहली चीज मैं जो डिस्कवर कर पा रहा हूं वो ये है कि iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। अब फॉर्मूलाज के रास्ते चलने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम लोग जब फॉर्मूलाज को याद करते हैं तो हम पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं उन चीजों के अंदर। लेकिन अगर मान लो मैं कहता है कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, और जो एक्सिस बाहर आ रही है वो मेरा x एक्सिस है, तो उस हिसाब से होता मेरे पास ix इज इक्वल टू iy प्लस iz। इट मीन्स हमें फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ताकि हम ऐसी सिली मिस्टेक्स कभी ना करें, क्योंकि राइट नॉलेज की जो डायरेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन है, और यहां हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, और यही आगे चल के हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बनने वाला है। जिन चीजों को हम याद करेंगे उन चीजों को हम डिस्कवर कर सकते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स जस्ट मास मल्टीप्लाई उसके रेडियस का स्क्वायर, और उन सारे पॉइंट्स जो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में लाई करते हैं उनको जस्ट ऐड करना है, और कुछ नहीं। हमारा टास्क हमें पता है, हमारा राह हमें पता है, बस आगे का काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। और ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकालना कितना ज्यादा इजी है। अब ये तो था डिस्क्रीट बॉडी के लिए, मतलब टुकड़ों में जो बॉडीज है उनके लिए। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी की तरफ, जहां शुरुआत हम लोग रॉड से करेंगे, और यहां से हम लोग अब कैलकुलस का यूज करने वाले हैं। अब कैलकुलस क्यों यूज करनी है उसका रीजन पहले हम लोग समझते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कैलकुलस की वीडियोस देखी हैं, तो आप उस पॉइंट की दुनिया से भली भांति परिचित होंगे, जिस दुनिया में जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी एक नंबर होता है, जीरो डिवाइड बाई जीरो भी एक नंबर होता है। इन चीजों को हम कैसे ढूंढते हैं ये चीज हमने जानी थी, और इन चीजों को ढूंढने के लिए ये आपके एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन चीजों को आप ढूंढोगे कैसे, लिमिट की मदद से ढूंढोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर इंटीग्रेशन भी मिलेगा इन्हीं चीजों के अंदर।
कैलकुलस की दुनिया जीरोस की दुनिया है, पॉइंट्स की दुनिया है, वहां पर हर चीज की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन अगर हम रियलिटी में उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रियलिटी को देख के हम उनके जवाबों तक पहुंचते हैं। यही है एक्चुअल कैलकुलस, और ये बात हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो आपको भी वो काम करना है। और उसी की मदद से अब हम लोग रॉड पे ये काम करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में हमें क्या मिल रहा है। तो मैं यहां पर एक रॉड लेता हूं, ठीक है, रॉड लेता हूं, इसकी थिकनेस नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि मुझे बनाना है दिखाने के लिए मैंने इसकी थिकनेस ली है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। अब मैंने सेंटर पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ठीक है, ये सेंटर अब हो गया सेंटर, ठीक है, सेंटर पे मैंने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया एंड जस्ट इस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा जो राह है, मेरी राह मुझे क्या बोल रही है कि आपको चाहिए मास, ठीक है। इस पूरी रॉड का मास कितना है, इस रॉड का टोटल मास जो है वो है m। अब लॉजिकली हमें कम्युनिकेट करना है और कुछ नहीं, जवाब देखना खुद ब खुद निकल कर आएगा, मास चाहिए। अब जैसे ही मैंने मास को देखा तो मुझे एक चीज नजर आई कि जो मास है वो पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर मैं कहूं यहां पर वो जो मास है टेक्निकली इस पूरे लेंथ L में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी जो लेंथ है लेट से वो L के बराबर है, पूरा मास लेंथ L में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर मैं किसी एक पॉइंट पे जाता हूं, अगर मैं किसी एक पॉइंट पे जाता हूं, लेट से मैं इस पॉइंट पे गया, तो इस पॉइंट का मैं मास कैसे निकालूं। अब पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती है। अगर मैं यहां पर ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि जनरली हम लोग एक रॉन्ग परसेप्शन के साथ राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आज काम चल जाता है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलस के सही मायनों के साथ जुड़े नहीं होते हैं। तो वहां पर उन मायनों के साथ जुड़ना है। और अगर एक चीज और करना, ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक सजेशन है कि मान लो कि आपने वो कैलकुलस की वीडियोस पहले देख रखी हैं, लेकिन एक बार और उसको रिवीजन के फॉर्म में, चाहे आप 2x की स्पीड पे देख लो, लेकिन रिवीजन के फॉर्म में उसको एक बार जरूर देखो, क्योंकि वो वैसे भी आपके सिलेबस में आपको वो चीज पढ़ना ही है। तो एक और रिवीजन कर लो उसका और फिर इस चीज को कंटिन्यू करो, तो देखो आपके लिए ये कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब इस बात को फील करते हैं कैलकुलस की वीडियो देखने के बाद कि यहां पर अगर मैं बिटवीन 2 पॉइंट लूंगा, बिटवीन 2 पॉइंट लूंगा और इसको मैं जूम कर देता हूं, तो यहां पर ये जो पार्ट है, जो ये इन दोनों के बीच का रीजन है, ठीक है, उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, यहां पर मैं अपना एक्स एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस बना लेता हूं, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो ये कोऑर्डिनेट अगर x1 है, लेट से यहां से इस लाइन का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहां पर ये चाहे कितना ही छोटा हो, इस पॉइंट का, 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 हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। तो मैं अगर यहां पर मास लेता हूं इस रीजन का, लेट से मैंने छोटा सा मास ले लिया, हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि बहुत छोटा रीजन ले लो तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बट वो छोटा नहीं होता है, वो एग्जैक्टली एक पॉइंट का होता है, जहां पर ये जो गैप है ना, जिस गैप को हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो नहीं होता है, ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होता है। तो अब देखो, अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो नहीं लेता हूं, अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो नहीं लेता हूं, तो मेरे पास एक लेंथ होगी, और अगर लेंथ होगी तो यहां पर हर पॉइंट का डिफरेंट कोऑर्डिनेट होगा, तो उसका एक रेडियस नहीं हो सकता है, हर पॉइंट के डिफरेंट रेडियस हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेल्टा एक्स को एग्जैक्टली जीरो करना होगा, जो कि डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता हूं, ये हमने ऑब्जर्व किया है। और इसके लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, क्योंकि डायरेक्टली करने जाऊंगा तो भाई डायरेक्टली वहां पर मुझे क्या शो हो रहा है कि द वैल्यू इज जीरो, बट अब अगर मैं लिमिट का सहारा ले लूं तो मैं यहां पे बता सकता हूं कि जब डेल्टा एक्स एग्जैक्टली जीरो होगा तो वहां पर पॉइंट मास की वैल्यू क्या होगी। यही है एक्चुअल कैलकुलस। तो अब देखो, अब हमें यह तो समझ आ गया कि भाई मैं यहां पर एक गैप तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वहां पर बिटवीन 2 पॉइंट देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट अगर मैं कहता हूं कि ये लेंथ 1 सेंटीमीटर की है और यहां पर ये 1.00001 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट होंगे, जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो मैं यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स पे मास नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हर पॉइंट पे रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मुझे एक ही पॉइंट पे मास चाहिए। और यही इसी पार्ट को समझने के लिए बस आपको कैलकुलस की नीड है, उसके ट्रू मीनिंग की नीड है, और कुछ नहीं। उसके बाद तो सारा सिंप्लीफिकेशन है। तो अब मैं डायरेक्टली एक पॉइंट मास निकालूं तो वो तो मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, और हर पॉइंट मास की वैल्यू मुझे क्या निकल कर आएगी, जीरो निकल कर आएगी। लेकिन अगर मैं इसी चीज को कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कुछ इस तरीके से, जस्ट फॉर रिवीजन, एक लाइन जो है वो पॉइंट से बना हुआ है और एक पॉइंट की लेंथ क्या होती है, जीरो। अब मैं कहूं कि इस लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो सारे जीरोस को अगर मैं ऐड करूं इनफाइनाइट टाइम्स, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन। और यही है रियलिटी, और यही है आपका कैलकुलस। तो मुझे क्या मिला, लेंथ ऑफ द लाइन। जीरो को इनफाइनाइट टाइम्स आपने ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज इक्वल टू, लेट से ये 7 सेंटीमीटर का है तो इसका जवाब आया 7 सेंटीमीटर।
अगर ये लाइन 3 सेंटीमीटर की होती तो यहां 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी क्या आता, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आता 3 सेंटीमीटर, और ये हमने जीरो के टेबल से भी एक्सप्लोर किया है कैलकुलस के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो देखो ये है वो फैसिनेटिंग सा पार्ट। तो यहां पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक पॉइंट मास। क्यों चाहिए, क्योंकि भाई एक ही पॉइंट पर उसका एक यूनिक रेडियस हो सकता है। अगर उसमें आपका वो बहुत छोटा भी हुआ, चाहे वो कितना ही छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है ना। तो मुझे एक पॉइंट पे ही मास चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट मास ही एक लौती ऐसी चीज होगी जिसके मल्टीपल रेडियसेस नहीं होंगे। जिसके मल्टीपल रेडियसेस नहीं होंगे तो यहां पॉइंट मास निकालने के लिए हम राह चुनेंगे लिमिट वाली, जिसके लिए हम लोगों को एक पॉइंट पे ना निकाल के 2 पॉइंट के बीच का मास निकालना है, और उसके गैप को कम करके उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, और ये प्रिडिक्ट करना है। लिमिट क्या है, द वे ऑफ प्रिडिक्टिंग द वैल्यू एट अ पॉइंट बाय यूजिंग द वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट। यही हम लोगों ने लिमिट में सीखा था। तो मैं 2 पॉइंट के बीच का मास निकालूंगा, जो कि यहां से मैंने डिस्टेंस लिया, यहां से मैंने x डिस्टेंस लिया, और यहां पर एक गैप लिया। गैप क्या लिया मैंने, डेल्टा x। ठीक है, गैप लिया मैंने डेल्टा x। अब मास जो है पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई ये जो गैप का लेंथ है डेल्टा x, ये बन जाएगा आपका मास इस रीजन का। ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, इस रीजन का मास बन जाएगा। और इस मास का एक रेडियस नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट रेडियसेस। हर पॉइंट पे अगर आप देखते हुए आओगे देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, और इनफाइनाइट रेडियसेस होंगे। तो मैं जो आंसर निकालूंगा वो भाई एग्जैक्ट नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेटली क्लोज हो सकता है अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी रखूं, बट एरर तो रहेगा उसमें। और उस एरर को खत्म करने के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होनी चाहिए, ताकि मुझे क्या मिल जाए, पॉइंट मास मिल जाए। अब तो मेरा टारगेट क्या है, पॉइंट मास निकालना। और वो चीज मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली मैं लिमिट का यूज करूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0। तो इससे जो मैं मास प्रेडिक्ट कर पाऊंगा उसको मैं यहां पर जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, m/l dx। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पे स्पेशली एक वीडियो है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, और d क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज एट अ पॉइंट, चेंज एट अ पॉइंट। ठीक है, ट्रू मीनिंग के साथ हमें कनेक्ट रहना है। तो ये बन गया मेरा पॉइंट मास। ये अभी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पॉइंट का जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है आपके ओरिजिन से, उस पॉइंट का, अब यहां पर ये रीजन नहीं आया, अब ये पॉइंट आया, उस पॉइंट का मास मुझे क्या मिला, m/l dx। अब ये जो मैंने किया था m/l डेल्टा x, ये क्या है, सपोज करो एक 10 सेंटीमीटर की रॉड है जिसका मास 10 kg है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की जो रॉड होगी, 3 सेंटीमीटर वाला जो रीजन होगा, इसका मास कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली रेशियो वाला यूज करूंगा जो हमने 6th ग्रेड में सीखा है, 10 kg डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो ये आ गया 1 kg पर सेंटीमीटर, और अगर मैं 1 kg पर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दूं 3 सेंटीमीटर से, तो सिंपली मुझे मिल जाएगा 3 kg, जो कि इस रीजन का मास होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ निकाला और उस छोटी लेंथ से उसको मल्टीप्लाई किया, तो मुझे उस रीजन का मास मिल गया। और डेल्टा एक्स की वैल्यू को छोटा करते करते 0 की तरफ अप्रोच कराया। इससे मैं लिमिट के जरिए प्रेडिक्ट कर पाया कि एक पॉइंट का मास कितना होगा, और वही पॉइंट के मास को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है m/l dx के साथ। और अब देखो, बस एक बार ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं। और ये बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैं उस इंपॉर्टेंस को समझा सकूं कि आपको कैलकुलस की वीडियो क्यों देखनी है। ठीक है, तो देखो, पॉइंट मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मुझे क्या चाहिए, मास। अब यहां पर जो मास अगर मैं लूंगा, चाहे छोटे रीजन में लूं, वो एक पॉइंट का नहीं होगा, उस पर मल्टीपल रेडियसेस होंगे। तो मैं मजबूर हूं एक पॉइंट का मास निकालने के लिए। अब पॉइंट पे निकालना है, जब भी हम कभी वर्ड सुने कि आपको चीजें पॉइंट बाय पॉइंट करनी है, ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलस यूज करना ही होगा, क्योंकि पॉइंट की दुनिया जीरोस की दुनिया होती है। सो मैंने यहां पर mi को निकाला किस तरह से, एक पॉइंट मास के लिए एक पॉइंट मास निकाला मैंने यहां पर, जिसका रेडियस जो है वो उसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो सिंपली आई हैव पॉइंट मास, आई हैव इट्स रेडियस, मेरे पास उसका रेडियस है। और अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट मास को देखूं तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। अगर मैं ये बड़ा रीजन ले लेता तो देखो पीछे वाले पॉइंट मास का रेडियस अलग होता कि नहीं होता। आपको देखो रेडियस के बीच में गैप नजर आ रहा है, तो एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे कि हमें पॉइंट मास की जरूरत क्यों है। तो अब देखो, अगर मेरे पास पॉइंट मास है तो उसका एक ही रेडियस है, और पॉइंट मास यहां पर मेरे पास क्या है, पॉइंट मास को अगर मैं देखूं तो पॉइंट मास मेरे पास है m/l dx। ये आ गया पॉइंट मास, और इसका एक रेडियस है जो कि क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर बस मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास क्या गया, mi r स्क्वायर, mi r स्क्वायर। तो ये देखो mi r स्क्वायर, और मुझे लास्ट में क्या करना है, समेशन ऑफ mi r i स्क्वायर, जो कि यहां पर क्या है, समेशन ऑफ m/l x स्क्वायर dx। ये देखो mi आ गया मेरे पास, और x स्क्वायर r i स्क्वायर भी आ गया मेरे पास, और मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका सम करना है। अब बढ़ते हैं हमारे इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे, जहां पर हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है
तो इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका एंटी डेरिवेटिव तो होता ही है साथ ही साथ एरिया अंडर द कर्व के भी इक्वल होता है। और यहां पर कंडीशन क्या था कि ये कर्व आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इस फंक्शन को देखूं कुछ इस तरीके से, ग्राफ को जरा मैं देखूं, यहां पर मैं y इज इक्वल टू, मैं y छोड़ो, आप सीधा ऐसे लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर ले लूं, अगर मैं एम बाई एल एक्स स्क्वायर ले लूं और यहां पर x ले लूं, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा x है, और यहां पर आप देख ही सकते हो एम बाई एल कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो कि आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है, एम बाई एल आपका मल्टीप्लाइड है, एंड सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व, ये समेशन आपका किसके बराबर आ जाता है, ये समेशन आपका बराबर आ जाता है, ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पॉइंट लेंथ। तो ये क्या बन गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पॉइंट लेंथ, और इसका समेशन हमने देखा था, इसको हम क्या कहते हैं, रीमन सम कहते हैं, और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन, क्योंकि कर्व आपका कंटिन्यूअस है। एंड सी द मैजिक, ये बन गया एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड यहां पर आपका काम कंप्लीट होता है, और ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कहां से कहां तक, अब देखो इस बात को फील करना, पॉइंट पे मास है, उसका कोऑर्डिनेट x है, ठीक है, चलो मान लेते हैं इसको m1 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1, अगले पॉइंट पे दूसरा पॉइंट मास होगा वो m2 होगा, उसका कोऑर्डिनेट x2 होगा, अगले पॉइंट पे तीसरा मास m3 x3, ठीक है, तो आपको क्या करना है, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर, वही समेशन आपका किसके इक्वल है, रीमन सम, जिसको आप इंटीग्रेशन के इक्वल लिखोगे, और वही इंटीग्रेशन अब आपको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व, जो कि टोटल सम को रिप्रेजेंट करेगा। अब सम कहां से कहां तक करना है, यहां पर कोऑर्डिनेट 0 है से लेकर यहां पर कोऑर्डिनेट होगा l/2 और यहां पर कोऑर्डिनेट होगा -l/2, तो सिंपली आप -l/2 से +l/2 तक आप यहां पर सम कर दोगे, और यहां पर आपको उसी चीज को इंटीग्रेशन में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, -l/2 से लेकर +l/2 तक। अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका। बात को समझना है, ठीक है, बात यह है कि चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कॉम्प्लिकेटेड वो तब होती है जब हम फॉर्मूलाज का रास्ता अपनाते हैं। हमें यहां पर नेचर से बात करनी है ताकि हम उस कैलकुलस के साथ भी कनेक्ट करें और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी कनेक्ट करें, ताकि हम उसके असली मीनिंग को समझ पाएं। सिंपली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको मास चाहिए। अब यहां पर क्योंकि मास पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आपको एक पॉइंट मास चाहिए। सो आपने निकाला विद द हेल्प ऑफ लिमिट, आपने पॉइंट मास निकाला। उस पॉइंट मास को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई किया, मतलब रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एम आई आ गया आपके पास एम बाई एल डी एक्स, ये आपका एम आई हो गया पॉइंट मास, मल्टीप्लाई उसके रेडियस का स्क्वायर, और उसका सम करना था। और वो सम आपका किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस कर्व है, और कंटिन्यूअस कर्व में आपको सम कहां से कहां तक करना है, -l/2 से +l/2 तक करना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन, और बस इसको सॉल्व करना है एंड सी द मैजिक, आपका आंसर आ जाएगा। कहां लिखूं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, तो यहां कर देते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल कर आ गया सेंट्रल एक्सिस पर m/l, ये इंटीग्रेशन के बाहर, और ये हो जाएगा x³ 3 फ्रॉम -l/2 से लेकर +l/2 तक। सो ये आया m/l, l³ यहां पे 3 बाहर ले लेता हूं, l³/8 प्लस l³/8, दिस मतलब पहले ये कोऑर्डिनेट रखते हैं, फिर माइनस करके ये रखते हैं, तो -l³ माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पर प्लस आ गया, एंड ये हो गया m/3l 2l³/8, तो यहां से कट करूंगा ये 4 हो जाएगा, एक l से एक l काटूंगा 3 4 से 12, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास ml²/12। डन। सो देखो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पर निकल कर आ गया ml²/12 सेंट्रल एक्सिस पर। और हम ये बात फील कर सकते हैं कि जब रोटेटिंग एक्सिस आपका चेंज होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे, और अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका चेंज हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब यहां पर सेम प्रक्रिया हम लोग यूज करते हैं। अब देखो एक बार चीजों को फील कर लिया जाए ना, तो उसके बाद चीजों को करना कितना आसान हो जाता है और चीजें कितनी फास्ट हो जाती हैं। तो अब देखो यहां पर मैं सेम रॉड को लेता हूं, बट इस बार रोटेटिंग एक्सिस जो है वो एक एंड पॉइंट पे लगा देता हूं, और अगेन मुझे क्या चाहिए, पॉइंट मास चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसका कोऑर्डिनेट तो x है, लेकिन बिटवीन 2 पॉइंट एक कोऑर्डिनेट नहीं होने वाला है, तो इसकी गैप को मैं डेल्टा x लेता हूं। क्यों? क्योंकि लिमिट की प्रक्रिया के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी। तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई डेल्टा x मुझे दे देगा इस रीजन का मास, ठीक है, ये मुझे मिल गया उस रीजन का मास। अब इस मास को मैं चाहूं तो डेल्टा m भी लिख सकता हूं, बट अभी रहने दो, सिंपल मैंने इस रीजन का मास निकाला है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉइंट मास। अब पॉइंट मास निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, लिमिट का, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 m/l डेल्टा x, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा m/l dx से, ठीक है। तो ये बन गया मेरा पॉइंट मास। अब पॉइंट मास आ चुका है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ मास
इनटू में उसके रेडियस का स्क्वायर। तो क्योंकि ये पॉइंट मास है, मतलब वो मास जो सिर्फ यहां लाई करता है, इसको आप चाहे तो यूट्यूब पर भी आप जूम कर सकते हो, इसको जूम करके देखो, सिर्फ इस पॉइंट पे लाई करता है, ये वो वाला मास है। तो उस मास का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है जो कि है यहां पर एक्स स्क्वायर, उसका एक ही रेडियस है जो कि है यहां पर एक्स। तो यहां पर मैं मास लिखता हूं m/l dx मल्टीप्लाई उसका रेडियस, रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसका मुझे सम करना है। सिंस दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, तो यहां पर ये हो जाएगा इक्वल टू m/l एक्स स्क्वायर dx के बराबर। और इसमें आपको जो x कोऑर्डिनेट है वो देखा जाए तो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर, इसका पूरा लेंथ l है, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी l। तो यहां पर मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर l तक, मुझे यहां से यहां तक का mi/ri स्क्वायर मिल जाएगा, उसका टोटल सम मिल जाएगा। एंड जस्ट अब मुझे सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया m/l एक्स क्यूब बाई 3 0 से लेकर l तक, तो ये आ गया m/l मल्टीप्लाई l क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, एक l से एक l काटते हैं, तो यहां पर आंसर आया ml स्क्वायर बाई 3। एंड सी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आसानी से आपको मिल गया। ठीक है, सो देखो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। और इसको निकालना कितना आसान हो गया है। एक्चुअल चीज अगर हमको पता है तो हम नेचर से बात कर सकते हैं, और जब हम नेचर से बात कर सकते हैं तो हम रिजल्ट तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो नेचर देगा हमें, हमें उससे सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, और हम वो बात करना सीख चुके हैं। किसकी मदद से? कैलकुलस की मदद से। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हमने निकाल लिया। अब बारी आती है नेचर से बात करने की रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। अगेन कैलकुलस के ही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करने हैं। और अब देखो यहां पर मैं लेता हूं एक रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां पर कोई डेरिवेशन टाइप की चीजें नहीं करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज से बात करो। अगर मैं इसकी सेंट्रल एक्सिस लेता हूं, इस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ आपकी L है, इसकी लेंथ आपकी B है। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व करो तो आपको नजर आएगा कि मैं यहां पर अगर एक लाइन खींचता हूं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट मासेस हैं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट मासेस हैं, सबका रेडियस, रोटेशन का जो रेडियस है वो क्या होगा? सेम होगा। सबके रेडियस इसको देखो अगर, तो वो क्या आएंगे आपके पास? सेम आएंगे। सारे पॉइंट्स के रेडियस सेम है। कोई दूसरी लाइन ले लूंगा तो उन सारी लाइन के भी रेडियसेस क्या होंगे? यहां पर सेम होंगे। देखो रेडियसेस आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे। यानी कि अब हमारे पास बारी आ गई है, हर बार हमें डेरिवेशन वगैरह नहीं करने चाहिए, हमको यहां पर सिंपली को शो ऑफ नहीं करना है, हमको चीजों को समझना है, नेचर से बात करना सीखना है। तो वही काम हम यहां करते हैं। अब एक लेंथ क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, जो कि हमने कैलकुलस वाले पार्ट में डिस्कवर किया है। अब जरा इस रॉड को, सॉरी इस रेक्टेंगुलर प्लेट को कट कर दो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स में, जिसका अगर मैं कहूं कि यहां पर जो बी है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, जो कि इक्वल आएगा बी के बराबर। यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं कि मैंने इसके लाइन बाय लाइन कट कर दिया, तो कितनी लाइंस कट करी मैंने? इनफाइनाइट लाइंस कट, इनफाइनाइट लाइंस में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हर लाइन की लेंथ क्या होगी? एल। हर लाइन की लेंथ क्या होगी? एल। हर लाइन की लेंथ क्या होगी? एल। और सारे लाइंस को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूंगा तो उसकी विड्थ अभी कितनी होगी? बी के बराबर होगी। अगर इनफाइनाइट लाइंस में तोड़ दिया, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, लेकिन जितने भी मेरे पास लाइंस आए उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो वो किसके बराबर आएगा? वो बी लेंथ ही तो देगा मुझे, क्योंकि मैंने बी लेंथ को ही इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इसी लॉजिक के साथ अब मैं देखो आगे बढ़ता हूं। एक रॉड की जो लेंथ होगी, लेंथ तो एल है, लेकिन थिकनेस क्या होगी? सॉरी विड्थ क्या होगी? आपके पास 0 होगी। और अब लॉजिकल प्रश्न पूछने का समय आ गया है नेचर के साथ, कि भाई आप अगर एज अ लाइन में आपको लेता हूं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आप इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, इस रॉड का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ रॉड ले लेता हूं एम रॉड, या फिर एम रॉड ही लिख देता हूं मैं यहां पर। अगर इस एक लाइन का मास एम रॉड के बराबर है, पूरे का मास कैपिटल एम है, पूरे का मास कैपिटल एम है, एक लाइन का जो मास है वो एम रॉड के बराबर है, और मैं सारे रॉड के मासेस को ऐड कर दूं, सारे रॉड के मास को ऐड कर दूं, तो वो आ जाएगा एम टोटल मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। लॉजिकली देखो कनेक्ट हो रहा है। टोटल मास क्या आ जाएगा? अगर आपने इसी मास को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो एक लाइन का मास अगर ये एम रॉड के बराबर है, तो सारे लाइंस को ऐड कर दो। अब टोटल मास तो m था, तो जब इनको एक साथ रखोगे तो टोटल मास क्या आएगा? m के बराबर आएगा, टोटल मास के बराबर आएगा, जो कि m मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट है, वही आएगा। और अब यहां पर फील करो कि भाई एक रॉड है जो कि इस एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इसका मास अगर m1 है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m1 l स्क्वायर बाई 12। और अगर इसके ऊपर एक और मास रख दूं, मैं सेम रॉड रख दूं जिसका मास m2 है, ठीक है, m2 है, या m1 ही ले लो, m1 ही ले लो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो सेम होगा, क्योंकि रोटेशन अबाउट द एक्सिस होती है, उसके y कोऑर्डिनेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हर रॉड का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यहां पर अब देखो, अब एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, दैट विल बी मास ऑफ रॉड, जो कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। एक लाइन में कितना मास होगा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ एम रॉड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, L²/12, जो कि हमने देखो थोड़ी देर पहले ही निकाला था। अब सारे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। एम रॉड L²/12 प्लस एम रॉड L²/12, और ये मैं कितनी बार करूंगा, इनफाइनाइट टाइम्स करूंगा, क्योंकि यहां पर बी लेंथ को मैं कितने नंबर ऑफ लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सिंपली इसको सोच के देखो, 1 से लेकर 2 के बीच में कितने नंबर, इनफाइनाइट नंबर, तो इस बी लेंथ में कितने नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो कितने रॉड्स बनेंगे, इनफाइनाइट रॉड्स बनेंगे। और अगर मैं इन चीजों को देखूं तो यहां पर एम रॉड L²/12 आपका क्या आ रहा है, यहां पर आप L²/12 को कांस्टेंट ले लो, सॉरी कॉमन ले लो, माफ करना। तो एम रॉड प्लस मास ऑफ रॉड डॉट 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 कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि हर रॉड के मास को आपने ऐड कर दिया। अब हर रॉड के मास को आप ऐड कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, मास ऑफ द प्लेट। तो यहां पर ये किसके इक्वल हुआ, मास ऑफ द प्लेट के इक्वल हुआ। तो मास ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई L²/12, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखो इसके जैसा ही निकल कर आया, ठीक है। इसका मोमेंट, इसमें मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेक्टेंगुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड में कहां डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट क्या फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों एक एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। जो एक्सिस है उसके रेडियस से फर्क पड़ता है, इसलिए रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट अगर सेम एक्सिस ले रहे हो तो वो सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं, और सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आना चाहिए था, जो कि हमने लॉजिकली जब उससे बात करी तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 ही आया। और इसी से हम इस बात को भी फील कर सकते हैं कि अगर मैं एक सर्कुलर प्लेट लूं और एक सिलेंडर को देखूं, एक सिलेंडर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर प्लेट्स के बराबर है। आप उस सिलेंडर को सर्कुलर प्लेट, इनफाइनाइट सर्कुलर प्लेट्स में कट कर दो। इसको जस्ट फील करो, ये एक सर्कुलर प्लेट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस पर निकाला, और इसी पर अगर आप एक सिलेंडर बना दो तो यहां पर आप देखोगे कि ये बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर प्लेट्स हैं। एक सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उससे ऊपर वाली सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। सबको ऐड कर दो ठीक इसी वाले तरीके से। तो आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर, दोनों के दोनों सेम होंगे, और वो एग्जैक्टली दोनों के दोनों सेम है। आप किताब के पन्ने पलट कर देख सकते हो। तो यहां पर हर जगह बस डिराइव नहीं करना है हमको यहां पर नेचर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो भाषा मैथमेटिक्स की आपको आती है उसके जरिए मुझसे बात करो। यकीन मानो आपको पहले से ज्यादा कम स्ट्रेस होगा और आप चीजों को और बेहतर तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे, और चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, हम चीजों को फील कर पाएंगे। तो देखो, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब बारी है सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, और ये तो सबसे ज्यादा आसान है। हमको कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, हमको नेचर से बात करनी है। ये रहा रिंग, ये रहा उसका एक्सिस जिस पर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। हम यहां पर डिफरेंट एक्सिस पर भी निकालेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग ये पढ़ेंगे क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बाद हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वो रिंग आपका ये रहा, उसके सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है उस एक्सिस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे। अब देखो कैसे निकलेगा, सिंपली इस चीज को टॉप व्यू से देखते हैं तो ये रिंग आपका ऐसे दिखेगा, एक्सिस आपकी बाहर की तरफ आ रही है। सिंपली आप किसी भी पॉइंट मास को देख लो, किसी भी पॉइंट मास को देख लो, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सारे पॉइंट मासेस आर डिस्टेंस की दूरी पर हैं। कोई भी पॉइंट मास ले लो वो आर डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस रिंग पे मौजूद हर एक पार्टिकल आर डिस्टेंस की दूरी पर है। तो एक पार्टिकल लेता हूं मैं mi, ठीक है, उसका रेडियस क्या है r², इसका मुझे सम करना है। r² सब में कॉमन है, अगर आप इसको m1 r², m2 r², m3 r² इस तरह लिखोगे तो r² सब में सेम है, r² समेशन के बाहर आ गया, समेशन ऑफ mi। अब ये समेशन ऑफ mi मतलब सारे मासेस का सम, हर पॉइंट मास का अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, टोटल मास m के बराबर आएगा। तो ये बन गया mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। कितना सिंपल है, ठीक है। हमें आना चाहिए कम्युनिकेट करना, डेरिवेशन वेरिएशन ये सब शो ऑफ वाली चीजें हैं। हम कुछ भी डिराइव नहीं करते, हम नेचर से बात करते हैं और चीजें डिस्कवर होती हैं। हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो डिस्कवर ही कर रही है ना, हमको थोड़ी पता है कि इसका रिजल्ट ये होने वाला है, हम नेचर से सिर्फ मैथमेटिकली बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आपके सर्कुलर प्लेट की तरफ, ठीक है। तो भाई ये रहा सर्कुलर प्लेट आपका, ये पूरा भरा हुआ है, सॉलिड सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। और यहां पर जो एक्सिस है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या जानता हूं, मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं। किसका, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मेरा क्या निकल कर आया था, mr², ठीक है। अब अगर मुझे सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो मैं अगर इस चीज को फील करूं, पहले इस चीज को फील करूं, इसका रेडियस है कैपिटल R,
अगर मैं देखूं एक पॉइंट रिंग यहां पर है, एक 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 रिंग यहां पर है, थोड़ा रफ हैंड से है, बराबर डिस्टेंस लेना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो प्लेट है ये बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स से बना हुआ है। हर पॉइंट पे 0 से लेकर आर तक अगर आप उस लेंथ पे हर पॉइंट पे एक सर्कल बनाते जाओ और वही सर्कल को अगर आप देखो, सर्कल उसके अगले पॉइंट पे सर्कल, उसके अगले पॉइंट पे सर्कल, तो आपको मिलेगा यहां पर सर्कुलर प्लेट, आपको मिलेगा सर्कुलर प्लेट। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना जानते हो जो कि mr² के बराबर होगा। अब जरा इस बात को फील करना, सबसे पहले बातों को समझना और फील करना जरूरी है। अगर मैं इस सर्कुलर प्लेट पे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, इसका रेडियस जो है लेट से वो स्मॉल आर है और जो बड़ा वाला है जो फाइनल रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर रेडियस पे अगर मैं देखूं, अगर मुझे एक रिंग का मास पता चल जाए, ध्यान से समझना, अगर मुझे सिर्फ इस रिंग का मास पता चल जाए, इस रिंग का मास पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। फिर अगली रिंग का मास पता चल जाए तो मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। और हर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुझे करना क्या है, ऐड ही तो करना है, ऐड ही तो करना है। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे उस रिंग का मास चाहिए। और यहां पर अगेन कैलकुलस की उस बात को समझना, आपका यहां पर रिंग जो होगा, एक लेंथ के अंदर क्या खास बात होती है जिसको हम जनरली कनेक्ट नहीं करते हैं, वो ये कि लेंथ में, एक लाइन में लेंथ होती है पर उसकी ब्रेड्थ क्या होती है, 0 होती है। एक लाइन में लेंथ होती है पर ब्रेड्थ क्या होती है, उसकी 0, क्योंकि अगर इसमें ब्रेड्थ आएगी तो ये एक एरिया बन जाएगा, एक सरफेस होगा जिसके पास एरिया है, ये लाइन नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर आपको एक रिंग का मास निकालना है तो यहां पर उसकी थिकनेस नहीं हो सकती है, उसकी थिकनेस नहीं होगी। और ये बात आपको यहां पर भली भांति फील करनी होगी, क्योंकि देखो गलत नॉलेज के साथ सही आंसर नहीं निकालना है, इसीलिए मैंने कहा है कैलकुलस आपके लिए जरूरी है। तो अब मुझे एक रिंग का मास निकालना है और रिंग के अंदर थिकनेस नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर थिकनेस हुई तो उसका एक रेडियस नहीं होगा। अगर यहां पर मान लो मैंने कहा कि बहुत छोटा सा ले लेता हूं, बहुत छोटा सा ले लेता हूं, बट अगर आप इस रीजन को देखोगे, ठीक है, इसको जूम करें तो यहां पर पहला पार्ट यहां है, दूसरा पार्ट यहां है, इसका रेडियस आर है, लेकिन बाकी हर पॉइंट का रेडियस देखो उससे बड़ा है, यानी कि आपको एक रेडियस नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर एक रिंग के मास तक पहुंचना होगा जिसमें इस गैप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और उसको करने के लिए हम वही लिमिट का सहारा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली 0 रखेंगे तो हमें लगेगा सब कुछ 0 है, बट 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपको नंबर देता है वास्तविकता को देके, यही हमारा कैलकुलस है। और उसी कैलकुलस का हम लोग यहां पर अब यूज करने वाले हैं। तो भाई डायरेक्टली 0 तो नहीं, प्रिडिक्शन के रास्ते हम लोग यहां पर ये ढूंढेंगे कि भाई इस रिंग का मास कितना होगा। तो मास जो है पूरे प्लेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट एरिया में लेता हूं, मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यूनिटी बनाने के लिए अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो मास पर यूनिट लेंथ लेता, यहां पर तो वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास पर यूनिट एरिया, सर्कुलर प्लेट है इसलिए पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया है, यानी कि जो उसका फाइनल रेडियस है, मतलब जो लास्ट सरकमफ्रेंस, जो लास्ट सर्कुलर पार्ट है उसका जो रेडियस है वो लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करता हूं भाई, क्योंकि पर यूनिट एरिया लिया तो मुझे एरिया चाहिए, तो मैं यहां पर आर डिस्टेंस पर जाता हूं और एक छोटा सा गैप लेता हूं डेल्टा आर। तो इस सर्कल का एरिया क्या, मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, आर प्लस डेल्टा आर। और अगर मैं इस रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं तो वो एरिया मैं कैसे निकालूंगा, वो एरिया मुझे कैसे मिलेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर मैं कह सकता हूं पाई, स्मॉल आर लिया है मैंने तो स्मॉल आर लिखूंगा, माफ करना, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स, बड़े वाले एरिया में क्या मिल जाएगा, सारे पॉइंट, छोटे वाले एरिया में मिल जाएगा सारे पॉइंट, तो बड़े वाले रीजन में से छोटा वाला रीजन माइनस कर दूंगा तो सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो ये रहा उस शेडेड रीजन का एरिया। बट अब यहां पर क्या आता है कि मुझे इस शेडेड रीजन का मास निकालना है, तो वो मास किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट एरिया, और ये है उस शेडेड रीजन का एरिया। तो इसको उठा के यहां रख दो और आपको मिल जाएगा इस रीजन का मास, जो कि होगा पाई, कॉमन ले लेता हूं मैं, और ये बन जाएगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, पाई बाहर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। और देखो यहां पे पाई से पाई आपका कट गया, तो मास, इस रीजन का जो मास आया वो आया m अपॉन में आर स्क्वायर, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इस शेडेड रीजन का मास। लेकिन आपको इस शेडेड रीजन का मास चाहिए नहीं, चाहिए आपको चाहिए रिंग का मास। इसका मास मुझे मिल गया है, अब मैं लिमिट का इस्तेमाल कर सकता हूं उस रिंग का मास निकालने के लिए। अगर डेल्टा आर की वैल्यू और छोटी कर दूं तो ये देखो ये गैप और कम हो जाएगा, डेल्टा आर की वैल्यू और छोटी कर दूं तो ये गैप और कम हो जाएगा, जिससे मुझे वैल्यूज की एक चेन मिलेगी। उस चेन की मदद से मैं ये प्रेडिक्ट करूंगा कि जब डेल्टा आर की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी तो इस रिंग का मास कितना होगा।
इस रिंग का मास कितना होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिमिट। तो यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, पॉइंट मास निकालने के लिए पॉइंट रिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिंग की कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। पॉइंट विड्थ बोल देता हूं। पॉइंट विड्थ रिंग का जो मास है वो कैसे निकलेगा, लिमिट डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो की मदद से। और इससे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, एम अपॉन में आर स्क्वायर, रिप्रेजेंट करने के लिए आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अभी लिमिट डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो। और अब हम लोग यहां पर भी एक गलत वर्ड बोल देते हैं, मतलब सही वर्ड बोलते हैं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन उसको फील नहीं करते हैं। तो पहले हम उसको फील करते हैं। लिमिट के प्रोसेस के दौरान आप कुछ सॉल्व नहीं करते हो, आप रियलिटी को देखते हो। डेल्टा आर की वैल्यू छोटी लोगे, जैसे 0.01 लिया, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे, और फिर उसके सामने आप अगली बार 0.0001 दोगे, फिर वैल्यू निकालोगे। फिर आप डेल्टा आर की वैल्यू 0.000001 लोगे, फिर वैल्यू निकालोगे, और जो वैल्यूज आ रही है उसको टेबल में प्लॉट करोगे, लाइन बाय लाइन लिखोगे, और देखोगे कि ये वैल्यू कहां पर जा रही है। इससे ये प्रेडिक्ट करोगे कि जब डेल्टा आर की वैल्यू 0 होगी तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। अब जरा डेल्टा आर और डेल्टा आर स्क्वायर पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं डेल्टा आर की वैल्यू 0.001, तो डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.00001, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये लगभग 2 जीरो देखे जाएं तो 100 गुना छोटा है। जब डेल्टा आर की वैल्यू आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हो, जब डेल्टा आर की वैल्यू 0.000000001 कर दोगे, तो डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 1। अब जरा कंपेयर करो डेल्टा आर और डेल्टा आर स्क्वायर को। ये इसके सामने 1 के बाद आपके 8 जीरो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 करोड़, क्योंकि उसके बाद 1 लगेगा ना। 10 करोड़ टाइम्स डेल्टा आर स्क्वायर जो है डेल्टा आर से छोटा है। अब क्योंकि आप जीरो को अप्रोच कर रहे हो, पॉइंट के बाद आपने 1 करोड़ जीरो लगा दिए, तो डेल्टा आर स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 करोड़ जीरो आएंगे, ठीक, उसका डबल, ठीक है, 2 करोड़ जीरो आएंगे। तो डेल्टा आर स्क्वायर डेल्टा आर के सामने कितना छोटा है। तो उस प्रिडिक्शन वाली वैल्यूज में जो इनपुट डेल्टा आर दे रहा है उसके सामने डेल्टा आर स्क्वायर बहुत पीछे चला गया है, यानी कि आपको रिजल्ट के अंदर वो वैल्यूज नजर आएंगी ही नहीं। इसलिए हम इस डेल्टा आर स्क्वायर को क्या कर देते हैं, लिमिट के प्रोसेस के दौरान नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ये इसके सामने बहुत छोटा है, इसलिए नेग्लेक्ट हो गया, और ये क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। और फाइनली मेरे पास अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एम बाई आर तो ऐसे लिखूंगा। अब डेल्टा आर स्क्वायर ये नेग्लेक्ट हो चुका है, 2r, एक पॉइंट के चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 2r dr से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये आ गया मेरे पास पॉइंट रिंग का मास, उस रिंग का मास आ गया जिसका सिर्फ एक ही रेडियस है, उस रिंग का मास आ गया मेरे पास। और देखो मेरा काम यहां पर फिनिश हुआ, ठीक है, मेरा काम यहां पर फिनिश हुआ। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं उस रिंग का मास, ठीक है, रिंग मास एट रेडियस आर, ठीक है, वो कितना आया मेरे पास, m अपॉन में r, 2 आगे स्मॉल r dr, ये आ गया रिंग का मास। और अब उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं तो वो किसके बराबर है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। तो ये रहा मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आया, 2m बाई आर dr मल्टीप्लाई उसके रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है r, तो इसमें मैं r स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, ये बन जाएगा मेरे पास r क्यूब, ठीक है। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आर की वैल्यू चेंज करोगे दूसरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, आर की वैल्यू चेंज करोगे तीसरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आपको आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक सारे पार्ट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फॉर्मूला रहेगा, ये सेम मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगी। तो आपको बस क्या करना है, इन सब का सम कर देना है, और ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट आ गया आपका समेशन ऑफ 2m बाई आर आर क्यूब डी आर, और ये अगेन एक कंटिन्यूअस कर्व है, 2m बाई आर आर क्यूब एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और एफ ऑफ आर बन जाएगा, और एक्स एक्सिस पे आप आर लिख दो। ये देखो एक कंटिन्यूअस कर्व है, और यही बन जाता है आपका रीमन सम। तो ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन के बराबर 2m बाई आर आर क्यूब डी आर, रेडियस की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक आप इसका सम करोगे, एंड आपका रिजल्ट आ गया 2m बाई आर आर क्यूब, किसका एंटी डेरिवेटिव होता है, r, 4 अपॉन में 4 फ्रॉम 0 से लेकर कैपिटल आर। तो ये आया आपके पास 2m बाई आर, यहां पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माफ करना एक गड़बड़ी करी है मैंने, यहां पर आर स्क्वायर था,
ठीक है। मास पर यूनिट एरिया जब मैंने लिया था m अपॉन में पाई आर स्क्वायर था, मैंने पाई से पाई काटा था बट यहाँ r का स्क्वायर लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर r स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पर r स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी r स्क्वायर आएगा। मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट इज वाई यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, r स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर r पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा r4 अपॉन में 4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन में 4, तो ये तो 0 ही हो गया। तो ये बन गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई r4 अपॉन में 4, आर स्क्वायर इसको कट करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एज सिंपल एज दैट, काम खत्म। कितना सिंपल सा लॉजिक है ना। तो सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा, ठीक है। सिमिलरली सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर प्लेट है, सेम एक्सिस ले लो, लेयर बाय लेयर देखो तो सारे सर्कुलर प्लेट ही हैं, बस उसको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। तो एक लेयर का मास m लेयर लिख देता हूं मैं यहां पर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं, तो वो क्या होगा, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं अगर मैं, तो यहां पर एक लेयर सर्कुलर प्लेट के बराबर है, तो मैं इसको लिख देता हूं मास ऑफ लेयर, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मास रेडियस का स्क्वायर बाई 2, तो मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इन सब का मैं सम कर दूं, सारे लेयर्स के इन सब का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड ही तो करना है। सम किया, आर स्क्वायर बाई 2 बाहर, समेशन ऑफ m लेयर विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो गया मास ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस। काम खत्म, सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। देखो कितना आसान है। अब बढ़ते हैं आपके अब तो देखो सब सारी चीजें समझ आ गई हैं, अब तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हमें आगे बढ़ना है। अब मैं ले लेता हूं एक सर्कुलर प्लेट, लेकिन इस बार सर्कुलर प्लेट बीच में से खाली है, खोखली है, जिसमें इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। प्रोसीजर सेम रहने वाला है। पिछली बार आपने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया था, एडिशन 0 से लेकर r तक किया था, इस बार r1 से r2 तक करोगे। लेकिन उससे पहले मास पर यूनिट एरिया चाहिए आपको, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, m अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर दो, क्योंकि ये रीजन क्या है आपका, खाली रीजन है, खोखला रीजन है, तो ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। अब पॉइंट मास क्या निकलेगा आपके पास, 2r dr, ठीक है। वही चीज यहां पर एक स्मॉल रेडियस r लोगे, यहां पे डेल्टा r लोगे, और सेम प्रोसीजर पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर जब आप करोगे तो कट के क्या आएगा, 2r dr ही आने वाला है, 2 पाई r dr आएगा एक्चुअली में। तो यहां पर पाई होगा, इस पाई से ये पाई कट कर दो कॉमन लेके, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट विड्थ रिंग मास कितना आया मेरे पास, 2m r dr अपॉन में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। काम खत्म। आपके पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई उसके रेडियस का स्क्वायर, तो इसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r क्यूब हो जाएगा। ये यहां पर मेरा काम फिनिश हुआ, और उन सारे रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है, जो कि कंटिन्यूअस कर्व है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन रीमन सम रीमन सम यही चीज है हमारा, कि कंटिन्यूअस कर्व का समेशन इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2 तक, और यहां पर आ जाएगा 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर r क्यूब dr। इसको जस्ट हम सॉल्व करें तो आएगा 2m अपॉन में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा r4 अपॉन में 4, ठीक है, r1 से लेकर r2 तक, जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। 2m अपॉन में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, यहां पर आएगा r2 की पावर 4 अपॉन में 4, ये 4 कॉमन ले लेता हूं, माइनस r1 की पावर में 4, स्क्वायर है, पावर 4 है, इसको तोड़ा जा सकता है, तो थोड़ा और तोड़ लेते हैं, देखते हैं तोड़ के हमें क्या मिलता है। तो उस चीज को हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में मैं तोड़ूं अगर, तो ये आएगा r2 की पावर 4 की जगह मैं लिखता हूं r2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और यहां पर हम लिख देते हैं, अब इसको कट करते हैं और सिंपली लिखते हैं r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और ये कट गए, इसको कट कर दो, ये 2 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका इस टाइप की प्लेट के लिए, जिसमें इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m अपॉन में 2 है बस, m अपॉन में 2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। हम इन चीजों को याद करने बैठ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। अगर मुझे बात करनी आती है, भूल भी गया तो निकाल लूंगा,
लेकिन अगर मुझे बात करनी नहीं आती है और फिर भूल गया तो वो क्वेश्चन मेरे लिए गया। उस एग्जाम के दौरान मेरा वो क्वेश्चन पूरा का पूरा गया। जहां मेरे पास चांस है, वक्त है, तो सॉल्व करके निकाल लूंगा, लेकिन अगर मैं उसको रट के गया हूं तो वक्त होने के बावजूद भी मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूं। इसलिए नेचर से कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, और अभी यही चीज हम देख चुके हैं। अगर मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R1 से लेकर R2 तक है, और वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, सेम एक्सिस अगर मैं लेता हूं ये वाली, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही होगा। डन, काम खत्म। तो देखो नेचर से बात करना ही हमें सीखना है और कुछ नहीं। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब बारी आती है आपकी, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। इस बार सेमी सर्कुलर रिंग में एक्सिस यहीं पर है, बाहर की तरफ जा रही है। सारे मासेस जैसे सर्कुलर रिंग का निकाला था वैसे इसका निकाल लो। सारा मास जो है, अगर मैं हर पॉइंट मास को देखूं तो वो r डिस्टेंस की दूरी पर ही तो है। ठीक है, तो समेशन ऑफ mi r स्क्वायर कांस्टेंट, टोटल सम ऑफ मास क्या होगा, टोटल मास mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज mr स्क्वायर। काम खत्म। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। अब यहां पर सेमी सर्कुलर रिंग की जगह मैं यहां पर क्या करता हूं, सेमी सर्कुलर प्लेट ले लेता हूं। ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेट ले लेता हूं, और इस एक्सिस पर जो बाहर की तरफ आ रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब आपको बैठ के दोबारा से वो कैलकुलस लगाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली आप ये जानते हो कि आप सम कर रहे हो, तो इस रिंग को, सॉरी, इस सेमी सर्कुलर प्लेट को कंप्लीट एक सर्कुलर प्लेट बना दो, और इसका जो मास है वो कर दो भाई, आधे प्लेट का मास कितना है, m, तो पूरे प्लेट का मास क्या होगा, 2m। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास ऑफ द रिंग। ठीक है, आपने सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला था वो आया था आपके पास mr स्क्वायर बाई 2, मास ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसका मास है 2m, मल्टीप्लाई इसका रेडियस क्या है r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मास रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये कट गया, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, mr स्क्वायर आ रहा है, तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। अब जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बात करो तो वह हर पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम ही तो है। हर पॉइंट मास का आपने उसके रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जस्ट एडिशन किया है। तो आधे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, आधे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर अब मैं देखूं इसको बाई सिमेट्री देखूं, आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे सेमी सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और अब अगर भाई सिमेट्री में देखूं तो भाई अगर एक पार्टिकल यहां है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग सेम पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग सेम पार्टिकल यहां है। यानी कि जस्ट मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मैं कैसे हासिल कर सकता हूं, इस पूरे प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है जो कि mr स्क्वायर के बराबर है, उसको जस्ट मैं हाफ कर दूं, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट, जो कि अगेन mr स्क्वायर सर्कुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा ही है। बाई फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो देखो एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में स्फीयर बचा है, हॉलो स्फीयर बचा है। तो उस लेक्चर को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलस को रिविजिट करो और फिर खुद से सेल्फ स्टडी करो, उन चीजों को सेल्फ एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, जवाब तक आपको नेचर खुद पहुंचाई देगा, और उसके बाद उस लेक्चर को देखना। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो वाली डालूंगा, और स्फीयर और हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है आपका, हॉलो वाला भी और सॉलिड वाला भी, वो पार्ट भी डलेगा। लेकिन वो तभी आप देखना जब आप सेल्फ उसको खुद से कर चुके होगे, क्योंकि यहां पर देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि साइंस को हम लोग आसान बना सकते हैं नेचर से बात करके, मैथमेटिकली, और सही सवाल उठा के कि ऐसा क्यों होता है। तो अब आपकी बारी है ये काम करने की। एक बार उसको करो और यकीन मानो नेचर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन विद द नेचर। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिर्फ हवा बना दिया गया है कि साइंस पढ़ रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, कैलकुलस आपको यूज करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट करना पड़ेगा, कुछ भी तो नहीं है ये। इट्स वेरी इजी, सिर्फ नेचर से बात करनी है। अगर आप सीक्वेंस में सारी चीजें देखते आए हो तो आप समझ ही गए होगे, जिस वेक्टर का हमने हवा बना रखा था,
कितना आसान था, जिस प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने हवा बना रखा है कितना आसान है, जिस कैलकुलस को हम लोग इतने सारे फॉर्मूलेस का एक चैप्टर समझते हैं वो एक्चुअली में सिर्फ जीरोस की दुनिया को ऑब्जर्व करना था। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया को हमने ढूंढ रखा है जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और कुछ नहीं। उस ट्रिग्नोमेट्री को जो फॉर्मूलाज की दुनिया में चल रहा है उसको जब हमने एक्सप्लोर किया तो पता चला ये तो मात्र एक रेशियोज हैं जिसको आपने एंगल के साथ रिलेट कर रखा है। जिस पाई को सिर्फ हम 22/7 बोलते आए ये हमें जाके पता चला कि पाई आपका एंगल है 180 डिग्री इन रेडियन। तो जब जब हमने नेचर से सही वे में बात करी है, नेचर ने हमको चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। तो हमें यही सीखना है, राइट वे ऑफ एजुकेशन के रास्ते पे चलना है जिससे हमारी पढ़ाई आसान होगी। और जब हमारे पास सही ज्ञान होगा तो हमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहले ही दिन से क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। हम पहले ही दिन से 50-50 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट नहीं सीखा जाता है, पहले नेचर से बात करके उस चीज को समझा जाता है एंड देन क्वेश्चंस को परिस्थिति की तरह लिया जाता है कि भाई मैं जानता हूं कि आप जो परिस्थिति हो वो मैं नेचर में एक्सप्लोर कर चुका हूं, अब आपको बस मुझे ऐसे ऐसे लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका जवाब आ गया। तो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो एफर्ट कम है और नॉलेज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कम ज्यादा एफर्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है इन दी एंड मुझे नॉलेज चाहिए। और वो नॉलेज अगर मुझे मिल ही नहीं रही है, मैं सिर्फ याद करने में अपना टाइम वेस्ट करे जा रहा हूं, क्वेश्चंस करने में अपना टाइम लगाए जा रहा हूं, लेकिन नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, तो इन दी एंड तो मेरा ही लॉस हो रहा है ना यार। फायदा क्या हुआ? फायदा तो तब है ना जब मैं सही वे को जानूं, सही वे में नेचर से कम्युनिकेट करूं, जिससे मेरे को कम एफर्ट में सही नॉलेज मिले, ताकि जो बचा हुआ समय है उसमें मैं और ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर सकूं, मैं अपने आप को और 4 कदम आगे ले जा सकूं, ताकि मैं उस लायक बन सकूं, ताकि मैं आगे चल के उन चीजों को खोज सकूं जिनको आज तक खोजा नहीं गया है। तभी मैं एक महान इंसान बनूंगा। वही काम करता रहूंगा जो पहले से लोग जानते हैं कि कैसे करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर हूं, मैं कभी एक महान इंसान नहीं बन सकता हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।